हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स जिन्हें हम पेयर नाउन्स कहते हैं या पेयर वर्ड्स या पेयर नाउन्स के नाम से जानते हैं, जो एंड से जुड़ करके आते हैं। मतलब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ते हैं और एक यूनाइटेड सेंस देते हैं। यूनाइटेड सेंस मतलब सब मिल करके किसी एक की बात करते हैं और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि वे सिंगुलर माने जाते हैं। तो आइए वो देखते हैं कि कैसे एक एग्जांपल से उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करूंगा, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अगर मैं ये एग्जांपल आपके सामने रखूं, बोलो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब मैं पूछूं आपसे कि यहां इज लिखा जाए या आर। तो अगर आपको ये बात ना पता हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये एंड जो है ना, एंड से दो सब्जेक्ट को हम कनेक्ट किए हैं, एक ब्रेड को और दूसरा बटर को। ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर एंड से हम दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किए, एक ब्रेड को और दूसरा बटर को, और ये दो हो गए, इसका मतलब प्लूरल, तो हमें लगाना चाहिए आर, जो कि ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर एंड से भले ही जुड़े हैं लेकिन दोनों मिलकर के एक यूनाइटेड सेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस दे रहे हैं, मतलब ये किसी एक की बात कर रहे हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर के एक ब्रेकफास्ट बन जा रहा है, नाश्ता बन जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड और बटर हमारे फेवरेट ब्रेकफास्ट हैं। और इसे ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, और बोलना बिल्कुल गलत होगा। तो क्या समझे? ऐसे ही नाउन को जो एंड से जुड़ करके दो नाउन और आकर के एक सिंगुलर को बताते हैं, मतलब एक यूनाइटेड सेंस देते हैं, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करते हैं, ऐसे ही नाउन को हम क्या कहते हैं? पेयर वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर वर्ड्स। अब इन्हें पेयर वर्ड्स इसलिए कहते हैं कि हमेशा पेयर में आते हैं और ये फिक्स्ड हैं, दोनों साथ साथ ही आते हैं कि ब्रेड एंड बटर एक साथ ही आएंगे और ये दोनों मिलकर यूनाइटेड सेंस देते हैं। जब ये यूनाइटेड सेंस देते हैं तो इनके साथ कैसे वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। कौन से वर्ब? सिंगुलर वर्ब, जो कि यहां पे इज किया गया है। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, चलिए बता देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेड एंड बटर ये दोनों मिलकर यूनाइटेड सेंस न दे करके बल्कि अलग अलग वस्तुओं की या अलग अलग चीजों की बात करते हैं। मतलब ये आइटम वाइज बात किए जाते हैं। कैसे? आइटम वाइज। एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर। अब मैं आपसे पूछूं इज या आर बॉट बाय मी। अब मैं बोलूंगा कि ब्रेड एंड बटर इज बॉट बाय मी या ब्रेड एंड बटर और बॉट बाय मी। अब क्या होगा? इज या आर। तो ब्रेड एक आइटम है। क्या है? एक आइटम है, एक आइटम हो गया, और बटर भी क्या हो गया? एक आइटम हो गया। तो ब्रेड एक आइटम हो गया, बटर एक आइटम हो गया, तो एक आइटम और दो आइटम, दो आइटम हो गए ना, तो दोनों मिल करके अब ये प्लूरल को बताएंगे। अब फिर प्लूरल को बताएंगे तो क्या इज सही होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या सही होगा? आर। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेड एंड बटर इज बॉट बाय मी या ब्रेड एंड बटर और बॉट बाय मी, ये दोनों मिलकर के एक तो नहीं हो रहा है ब्रेकफास्ट जैसे हो जा रहे हैं, दोनों मिलकर एक बन जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, कि ब्रेड एंड बटर आपस में एक में मिला करके हम इसको एक ब्रेकफास्ट बना करके खाते हैं, अपना नाश्ता बना करके। लेकिन यहां पे मैं जाता हूं तो ब्रेड खरीदता हूं मार्केट से, जाता हूं तो बटर खरीदता हूं, एक आइटम मैंने खरीदा, फिर एक अलग आइटम खरीदा, दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, ये दोनों मिलकर यूनाइटेड सेंस नहीं दे रहे हैं। तो क्या इसके साथ यूज कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके साथ आर होगा। तो आपको यहाँ क्या सीखने को मिला?
तो यहाँ ये सीखने को मिला कि एक नाउन आएगा, फिर एंड आएगा, फिर दूसरा नाउन आएगा। अगर ये दोनों नाउन मिल करके एक यूनाइटेड सेंस देते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब करते हैं, यूज करते हैं, और लगते हैं देखने में कि ये दो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब दो नाउन है तो ये प्लूरल है, और आप आर का यूज कर जाएंगे जो गलत होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये क्या होते हैं, यूनाइटेड सेंस में यूज ना हो करके, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि यूनाइटेड सेंस में यूज ना हो करके ये आइटम वाइज यूज होते हैं, अलग अलग की बात करते हैं। जब अलग अलग की बात की तो प्लूरल हो गए और आर का यूज कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पे आप क्या सीखे, ऐसे कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है ना, हैमर एंड सिकल है, ठीक है ना, ऐसे आते हैं, राइस एंड करी है, कुछ है अभी लिखूंगा इस पे आपको, ठीक है ना। तो वो ऐसे नाउन है जो हमेशा पेयर में आते हैं, तो उन्हें आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से आते हैं। एग्जाम में ऐसे आपको बार बार देखने को मिलते हैं कि आएंगे और उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और एग्जाम में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करके दिया जाता है, और प्लूरल देता है तो आपका दिमाग नहीं काम करता है, आपको लगता है कि यहाँ दो हैं, और जब दो हो गया तो प्लूरल होगा, जो कि वही गलत हो जाएगा, वो यहाँ पे इज होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तब पूछेंगे कि सर वो कौन कौन से यहाँ लिख देते आप तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ, और मैं लिख दे रहा हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं और आकर के यूनाइटेड सेंस देते हैं। तो ठीक है, इसको आप देखते रहिए। तो आइए अब यहाँ बात करेंगे उस पेयर वर्ड्स की। ठीक है, तो जैसा कि आप लिखेंगे पहला वर्ड वही लिखेंगे पेयर वर्ड्स। तो यहां पहले ना अब बनाएंगे पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स मतलब युग्म शब्द बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं यहां पे मैं लिख रहा हूं। जैसे आप क्या लिखेंगे यहां पे अभी ब्रेड एंड बटर ही लिख लीजिए, ब्रेड एंड बटर, ये दोनों मिलकर के एक हुए। ठीक, फिर लिखेंगे राइस एंड करी, राइस एंड करी, तो ये आपके सामने क्या किए हमने, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, उनको आपके सामने मैंने लिख दिए। अब इन्हें आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, मतलब याद करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रेड एंड बटर हमेशा पेयर में आएंगे और सिंगुलर इसके साथ वर्ब यूज करेंगे। राइस एंड करी हमेशा पेयर में आएंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। हैमर एंड सिकल हमेशा पेयर में आएंगे। स्लो एंड स्टडी, एग्स एंड बेकन, हॉर्स एंड कैरेज, राइज एंड फॉल, एज एंड एक्सपीरियंस, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज, क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, कमिंग एंड गोइंग, इटीसी। यानी कि और भी कुछ आ सकते हैं, पर जितने यहाँ पे मेन है एग्जाम में जो आते रहते हैं बार बार, उसको मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा पेयर में ही आएंगे और एंड से जुड़े होंगे। किससे? एंड से। देखिए सब एंड से जुड़ के आए हैं और ये फिक्स्ड है कि ये साथ ही आएंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे। तो इन्हें आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो आई होप कि आप इन्हें लर्न कर लेंगे ना। ठीक है, तो इनके साथ में ना बीच में एक और भी आता है, टाइम एंड टाइड। एक और आता है जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, टाइम एंड टाइड। ये जब आते थे ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश की बात कर लो, कौन सी इंग्लिश की? ओल्ड। जब मैं बात कर लूं ओल्ड इंग्लिश की, तो ओल्ड इंग्लिश में इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किए जाते थे। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा हुआ कि इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको इसमें से हटा दिया गया है। समझ रहे हैं? मतलब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां पे बोलेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि टाइम एंड टाइड आया है और आपको यहां वेट मिला है, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि टाइम एंड टाइड आया है
और यहां सिंगुलर वर्ब देखने को मिला है, वेट्स फॉर नो मैन। नो मैन मतलब किसी भी आदमी का नहीं इंतजार करता, कौन? समय। द टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन या टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। तो देखिए ये सही दोनों है, दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो प्लूरल वर्ब को ज्यादा सही माना जा रहा है और सिंगुलर वर्ब को गलत माना जा रहा है। पर ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से देखिए ये सही है। इसका मतलब ये दोनों सही है। टाइम एंड टाइड के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज कीजिए या टाइम एंड टाइड के साथ सिंगुलर कीजिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब प्लूरल को सही माना जा रहा है, प्लूरल सही है। ओल्ड इंग्लिश में देखेंगे तो वेट्स भी सही हुआ करता था, तो इसीलिए टाइम एंड टाइड को मैं इसमें नहीं लिखा हूं, क्योंकि इनके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करने लग रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी सबके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे, समझ लिए होंगे। तो आप इन्हें क्या कर लेंगे, लर्न करके आप इन्हें अपने दिमाग में बैठा लेंगे और हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इन सब के साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। अब इस चीज को यहां से हम मिटाते हैं, ठीक है। और मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, अब आपको ना एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ाएंगे नाउन का, जिससे हम बोलते हैं नाउन के केस। आपको पता होगा कि नाउन के केस कितने होते हैं, बताएंगे हमें। आइए तो इसको यहां से मिटाते हैं और नाउन के केस की बात कर लेते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं क्या, नाउन के केस की बात कर लेते हैं। किसकी, नाउन के केस की। तो यहां पे आप लिखेंगे नाउन और यहां पे लिखेंगे केसेज। नाउन के केसेज कितने होते हैं बताइए। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बताया जा चुका है, जो नाउन का यूजेज होता है ना, वहां बताए थे नाउन के कुछ केस के बारे में, सब्जेक्ट टू केस, ऑब्जेक्ट टू केस, लेकिन यहां पे भी फिर से उसका जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो नाउन केसेज में सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन के केसेज क्या क्या होते हैं। तो इनमें एक पहला केस होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस। इसी का एक और नाम होता है, अगर आप कहें तो उसे भी बता दूं, क्योंकि कई बार वो भी देखने को मिल जाता है तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो इससे सब्जेक्टिव केस के साथ साथ नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। कौन सा केस कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस। मतलब कहने का अर्थ है कि आप इसे सब्जेक्टिव केस बोलिए या नॉमिनेटिव केस बोलिए। कुछ लोग इसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, कुछ लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। इसके दोनों नाम है, आपको जो अच्छा लगे वो बोल लीजिए, पर जानकारी दोनों की होनी चाहिए। आप पूछेंगे सर ये होते क्या है, ये होते हैं ना सब्जेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, यहां लिखूंगा मोहन प्लेज क्रिकेट, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं पूछूंगा ये जो प्लेज है क्या है, एक वर्ब है। आपने बोला सर ये वर्ब है, मैंने कहा कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, आपने बोला सर इसका सब्जेक्ट तो मोहन है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो मोहन यहां पे है क्या, तो आपने बोला सर इस वर्ब का सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब कि जब नाउन एक सब्जेक्ट के प्लेस पे जाकर के एक सब्जेक्ट का काम करता है तो वो नाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। प्रोनाउन के केसेज अलग अलग हो सकते हैं कि आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, इसको हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ नाउन की केसेज की बात कर रहे हैं कि नाउन का ये सब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चलेगा, तो ये सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। अगर मैंने ऐसा लिखा कि आई टीच मोहन, मैं क्या करता हूं, मोहन को पढ़ाता हूं। अब इसमें नाउन कहां है, आपने बोला सर ये तो प्रोनाउन है, ये है वर्ब, और इस वर्ब का कहीं ऑब्जेक्ट भी दिख रहा होगा, कहां है, आपने बोला सर ये मोहन जो है ना ये ऑब्जेक्ट ही तो है इस वर्ब का। तो ऑब्जेक्ट है और साथ साथ में इतना भी आपको पता होगा कि मोहन एक नाउन है, पता है ना। तो जब मोहन एक नाउन है तो इसका मतलब ये नाउन का कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन जाता है तो वही सेम नाउन ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव
केस कहलाता है। इसका मतलब क्या कि नाउन के जो पहले केसेज की बात किए थे, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, वो कैसे पहचानेंगे? तो एक नाउन अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन वही सेम नाउन अगर वर्ब के प्लेस पे चला गया, किसके जगह पे? वर्ब के प्लेस पे, वर्ब के नहीं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, वर्ब नहीं, ठीक है। वर्ब के बाद चला गया है, वर्ब के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो उस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसी नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। मतलब नाउन सब्जेक्टिव केस में देखिए या ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है। प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में कुछ अलग है, सब्जेक्टिव केस में कुछ अलग है, लेकिन नाउन की बात करूं तो इसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। बस चेंज होते हैं तो उसके प्लेस चेंज हो जाते हैं, उसकी जगह चेंज हो जाती है कि किस जगह पे सब्जेक्टिव रहेगा और किस जगह पे ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। तो यहां तक समझ रहे हैं। तो अब मैं दूसरे केसेज की बात कर लेता हूं। यहां से इस एग्जांपल को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसे थोड़ी देर बाद में मिटाऊंगा। आइए दूसरे केसेज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा केसेज क्या है? आप जानते होंगे, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। क्या इसका कुछ और भी नाम है? ऑब्जेक्टिव केस को किसी और भी नाम से जानते हैं क्या? तो ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। एक्यूजेटिव केस क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस। यानी कि कुछ लोग इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो कुछ लोग बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए। जैसे इसके दो नाम, बिल्कुल ऐसे ही इसके भी दो नाम, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। अब कैसे जानेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस है या एक्यूजेटिव केस है? तो उस वर्ब के बाद जाएगा, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन आपको एक बात जरूर पता होगा कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, एक वर्ब का, हाँ बोलिए, जो वर्ब के बाद आएगा, और किसका दूसरा बताइए आप? एक होता है प्रीपोजिशन का, जो उस प्रीपोजिशन के बाद आएगा। यानी कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, एक वर्ब का होता है जो वर्ब के बाद आता है, एक प्रीपोजिशन का होता है जो प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो इस वर्ब के बाद आया है। अगर मैं बोलूंगा कि आई वेंट टू मोहन, मैं मोहन के पास गया, तो आई तो सब्जेक्ट हुआ और एक प्रोनाउन भी है। वेंट क्या है? एक वर्ब है, लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है? तो बोलेंगे नहीं, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इस प्रीपोजिशन का है, जो बीच में एक प्रीपोजिशन लगा है। अगर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता तो बीच में हमें प्रीपोजिशन की क्या जरूरत पड़ती? यानी कि बीच में प्रीपोजिशन आया, इसका मतलब कि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इस प्रीपोजिशन का हुआ। समझ पाए? तो ऑब्जेक्ट ना इंग्लिश में दो चीजों का होता है, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। अगर वर्ब के बाद है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कोई नाउन आया तो उसी नाउन को हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, यानी कि नाउन के यहां पे कितने केस आपने सीखा? दो, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। यहां पे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। समझे? अब आप सोच रहे होंगे क्या ये दो ही केसेज होते हैं? नहीं, इनके अलावा भी और केसेज होते हैं। अब कहेंगे सर इनके अलावा क्या होते हैं? इसको यहां से इरेज करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा जो है ना तीसरा नंबर केस है जिसे हम बोलते हैं पजेसिव केस। क्या बोलते हैं? पजेसिव केस से पहले मैं सोच रहा हूं आपको वोकेटिव केस बता दूं थोड़ा सा, नहीं तो वो कंफ्यूजन रह जाएंगे। अब चलिए आइए देख लेते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। अब कहेंगे सर ये वोकेटिव केस क्या होते हैं? आइए देखते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब ना कि जो किसी को हम क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं ना एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला किसी को कि मोहन गो देयर, वहां जाओ। किसी को मैंने बोला मोहन
गो देयर, मोहन वहां जाओ। तो मोहन को मैंने क्या किया, बुलाया। ऐसे नहीं बोलते मोहन गो देयर, बोलते हैं ना कि मोहन गो देयर, वहां जाओ। फिर बोलेंगे सोहन कम हियर, यहां आ जाओ। सोहन कम हियर, मतलब सोहन कम हियर, सोहन यहां आ जाओ। मतलब यहां एक नाउन आएगा, बीच में कॉमा आएगा, कॉमा के बाद यहां पे पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो हम इस नाउन को कहते हैं वोकेटिव केस, जो किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी को संबोधन करने के लिए हम यूज में लाते हैं। तो वोकेटिव केस का मतलब कि एक नाउन आएगा और उस नाउन के बाद एक कॉमा आएगा, कॉमा के बाद पूरी स्टेटमेंट आएगी। क्या आएगी, पूरी की पूरी स्टेटमेंट। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मिटाएं इसको, बिल्कुल मिटाते हैं। अब आते हैं केस नंबर, नाउन के कौन से केस की बात करते हैं, तो नाउन के केस फोर्थ की बात करते हैं। अब नाउन के केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। और नाउन का केस नंबर जो 4 है वो क्या है, पजेसिव केस है। क्या है, पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस है ना, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, तो इसका ये जो दूसरा नाम होता है उसे हम बोलते हैं जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं, जेनेटिव केस। पजेसिव केस या जेनेटिव केस के भी नाम से आपको जानने को मिलता है। तो कई किताबों में इसे पजेसिव केस भी लिखते हैं, कुछ में जेनेटिव लिखते हैं, पर आपको जानना दोनों जरूरी है। क्यों, क्या पता आपको कब किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो पजेसिव केस, इसी का दूसरा नाम जेनेटिव केस। अब ये होते क्या हैं, तो ये पजेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, किसी की पजेशन। अब ना ये पजेशन दिखाएंगे, कैसे दिखाते हैं, इसको पूरे चीज को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पजेसिव केस को अलग से समझना पड़ेगा इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अलग से अब हमें सीखना पड़ेगा। और इनको ना, इन सबको यहां से मैं इरेज करूंगा, मिटाऊंगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखूंगा, उसके बाद अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको हम मिटाते हैं यहां से। तो आपने यहां नाउन के केसेस सीख लिए। अब केसेस जो होते हैं, इनमें कौन से केसेस इंपॉर्टेंट हैं, पजेसिव केस। इंपॉर्टेंट तो वैसे सब हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पजेसिव केस। तब यहां हम करेंगे क्या, पजेसिव केस आप हेडिंग बनाएंगे, पजेसिव केस। पजेसिव केस यूज किस लिए किया जाता है, कोई पूछेगा पजेसिव केस का यूज किस लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर पजेसिव केस का यूज पजेशन दिखाने के लिए किया जाता है। क्या दिखाने के लिए, पजेशन दिखाने के लिए। ठीक है, अब पजेशन किस किस का दिखा सकते हैं, किसी नाउन का पजेशन, मतलब नाउन का यूज कर सकते हैं पजेशन दिखाने के लिए। प्रोनाउन का भी यूज किया जा सकता है पजेशन दिखाने के लिए। एडजेक्टिव का भी यूज किया जाता है पजेशन दिखाने के लिए। लेकिन नाउन और एडजेक्टिव का पजेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, वो बहुत ही आसान होता है, उन्हें याद कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। कि जैसे माइन होता है, जैसे दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, मतलब मेरी पजेशन है, यानी कि उस बुक पे मेरा अधिकार है। पजेशन मीन्स अधिकार होता है। तो दिस बुक इज माइन, तो माइन क्या हो रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि इस बुक के ऊपर किसका अधिकार है, मेरा है, मेरी है। तो लेकिन दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब, ऐसे बोलिए दिस इज माई बुक। तो माई क्या कर रहा है, बुक के ऊपर पोजीशन दिखा रहा है। मतलब दिस बुक इज माइन या दिस इज माई बुक में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यह है कि एक माई एडजेक्टिव है जो पोजीशन दिखा रहा है, माइन एक प्रोनाउन है जो पोजीशन दिखा रहा है। मतलब एक में एक एडजेक्टिव का यूज किए हैं, एक में प्रोनाउन का यूज कर लिए। लेकिन यहां पे अब हम नाउन का यूज करके पोजीशन सीखेंगे कि
कि किसी का अधिकार, किसी नाउन का किस पे अधिकार है, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए हमें बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा समय लगेगा। तो आइए इसको अब हम बात करते हैं। तो कौन से पोजीशन की बात करेंगे? किसकी पोजीशन? नाउन की पोजीशन। ठीक है, अब नाउन की पोजीशन दिखाने के हमारे पास दो मेथड हैं, वैसे तो तीन होते हैं, मैं फिलहाल दो ही की बात करूंगा अभी आपके लिए। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जो एपस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, और एपस्ट्रॉफी के साथ में ना एस भी यूज करते हैं, जिसे हम एपस्ट्रॉफी एस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपस्ट्रॉफी एस कहते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, ये है एपस्ट्रॉफी, ये है एस। अब समझ में आ रहा होगा, ऐसा कई बार आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसका जो दूसरा है वो क्या है? ऑफ का यूज करते हैं। किसको? ऑफ। अब आप सोचेंगे सर ऑफ का यूज तो हम प्रीपोजिशन के जैसे यूज करते हैं। ऑफ एक प्रीपोजिशन में भी यूज होता है और ऑफ एक पोजीशन भी दिखाने में यूज होता है। ठीक है, यहां हम पोजीशन के जैसे यूज करेंगे। तो एपस्ट्रॉफी एस ऐसे शॉर्ट में लिखे जाते हैं और इसे पढ़ते हैं, इसे हैं एपस्ट्रॉफी एस। अब मैं पूछूं कि आप बताएंगे इसमें एपस्ट्रॉफी कौन है? जैसे मैंने लिखा MADAM और इसको मैंने यहां पे ऐसा लिखा MA, फिर ऐसा लगाया ऊपर ऐसे, फिर लिखा AM, मैन। इसे क्या पढ़ते हैं? मैन। अब आप बोलेंगे सर ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। मैं कहूंगा बिल्कुल गलत बोल दिए। क्या बोल दिए? बिल्कुल गलत बोल दिए। क्यों? क्योंकि जब ये पोजीशन दिखाएगा तब उसे एपस्ट्रॉफी बोलते हैं। इसे एपस्ट्रॉफी नहीं बल्कि इसे रेज्ड कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेज्ड कॉमा। ठीक है, मतलब ऊपर उठा हुआ कॉमा है, और जहां पे ये रेज्ड कॉमा लग जाता है वहां से कुछ लेटर गायब हो जाती हैं। जैसे मैडम से मैम गायब हो गया। ठीक है, ओ क्लॉक लिखते हैं ना, ओ क्लॉक, यहां पे ये रेज्ड कॉमा है, इसे एपस्ट्रॉफी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां से कुछ गायब हुई है। क्या? इसको लिखते हैं ऑफ द क्लॉक, पूरा ऐसे लिखते हैं ऑफ द क्लॉक, और यहां से इतना गायब हुआ है तो इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ओ क्लॉक। समझ में आया? ऐसा ही जैसे डू नॉट, दोनों को मिला करके जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं डोंट, और जैसे यहां लगा तो यहां से क्या हुआ? ओ गायब हो गया। तो जहां से किसी को गायब कर रहा है, किसी को शॉर्ट कर रहा है, ठीक है ना, छोटा कर रहा है, लिखने का मेथड है, इसको हम तब वहां पे एपस्ट्रॉफी नहीं बल्कि इसे रेज्ड कॉमा के नाम से जानते हैं। एपस्ट्रॉफी के नाम से इसे तब जानते हैं जब ये किसी की पोजीशन को दिखाए कि किसकी पोजीशन क्या है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना? जैसे अगर मैं यहां लिखूंगा राम की गाय, तो राम्स काऊ। अब यहां पे इसे हम बोलेंगे ये एपस्ट्रॉफी है। क्या है? एपस्ट्रॉफी। ये है एपस्ट्रॉफी। क्या है? एपस्ट्रॉफी। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे बता रहा है कि राम की पोजीशन है ये कौन? काऊ, मतलब राम की गाय, गाय की पोजीशन, राम की पोजीशन है कौन? गाय, यानी कि गाय किसकी है? राम की है, यानी कि राम का गाय के ऊपर अधिकार हुआ। तो यहां पे इसको हम एपस्ट्रॉफी बोलेंगे, लेकिन उसी चीज को यहां पे एपस्ट्रॉफी नहीं कहते हैं बल्कि उसे हम रेज्ड कॉमा के नाम से जानते हैं। उसको यहां पे भी रेज्ड कॉमा बोलेंगे क्योंकि किसी की पोजीशन को नहीं दिखा रहा है, वर्डों को शॉर्टेंड कर रहा है, छोटा कर रहा है, शॉर्ट। यहां पे भी इसे हम एपस्ट्रॉफी नहीं बल्कि इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रेज्ड कॉमा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेज्ड कॉमा कहेंगे। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ये जो दिख रहा है इसे हम एपस्ट्रॉफी, और ये जो है एस, तो इसको हम एपस्ट्रॉफी एस को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं और इसे एपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। लेकिन कई बार ये जो दिखता है ना, कई बार ये जो दिखता है ये एपस्ट्रॉफी ना होकर के ये रेज्ड कॉमा जैसा यूज भी होता है, और उस जगह पे उसको हम रेज्ड कॉमा कहते हैं। मतलब ये देखने में बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, लेकिन उसे हम कहीं रेज्ड कॉमा के नाम से बोलेंगे तो कहीं एपस्ट्रॉफी के नाम से बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे यू, जैसे मैंने लिखा आई यू, जैसे मैंने लिखा यू टीच मी,
तुम मुझे पढ़ाते हो। तो ये टीच क्या है? आपने बोला सर ये एक वर्ब है। इस वर्ब का ये क्या है? आपने बोला सर सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो यू को कौन सा केस आपने बोला? सब्जेक्ट टू केस। लेकिन मैंने ऐसा लिखा आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। ये टीच क्या है? वर्ब। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? आपने बोला सर यू है। क्या है? यू। इसका मतलब यू जो है ना ये ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है। भले देखने में एक जैसा है पर इसके काम दोनों के अलग अलग हो गए। यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। बिल्कुल वैसा ही ये जब पोजीशन दिखाने का काम करेगा एपस्ट्रॉफी बोलेंगे, वर्डों को सॉर्ट करने का काम करेगा उसे रेज्ड कॉमा कहेंगे। क्या आप मेरी बातें समझ गए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। तब आइए ना इस हम एपस्ट्रॉफी की बात करेंगे, बल्कि रेज्ड कॉमा की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो रेज्ड कॉमा और एपस्ट्रॉफी में क्या अंतर है, क्या आप समझ पाए? आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब जो एपस्ट्रॉफी ऐसे इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनेंगे, अभी इसकी चर्चा हम बाद में अलग से करेंगे। पहले इसको हम उठाएंगे और अच्छे से समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो इसको पहले देखते हैं, ठीक है? इसका यूज हम कहां पे करते हैं? चलिए आइए देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इनको यहां से इरेज करके इसको ऊपर करते हैं। देखिए यहां पे, अब यहां पे हम लिखेंगे एपस्ट्रॉफी एस। एपस्ट्रॉफी एस क्या लिखेंगे? एपस्ट्रॉफी एस। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, एपस्ट्रॉफी एस, ठीक है? अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें हम ना पढ़ेंगे इस कंसेप्ट नंबर फर्स्ट को। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या सीखना है, ठीक है? तो अब इस पूरे से एपस्ट्रॉफी एस को ऐसा ना लिखकर मैं ऐसा लिखूंगा, आप समझ लेंगे। तो जो ये एपस्ट्रॉफी एस जो दिख रहा है ना, इसका यूज कहां करेंगे? तो आप बोलेंगे ना सर पोजीशन दिखाने के लिए। लेकिन किसकी पोजीशन? तो आप बोलेंगे सर लिविंग थिंग्स की। किसकी? लिविंग थिंग्स, मतलब जो जीवित प्राणी हो, जिनमें जो सजीव हो। सजीव समझते हैं? जिनमें लाइफ हो, मतलब सजीव। हिंदी में लिख सकते हैं आप सजीव। सजीव चीजों की क्या करना है हमें? पोजीशन दिखाने के लिए एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। अब सजीव और निर्जीव तो आप जानते होंगे ना कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? बोलिए। अगर ठीक है जानते हैं तो आइए मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। देखिए अब मैं बात करूं पेन। पेन क्या है? आपने बोला सर नॉन लिविंग है। क्या? नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव है। मैंने बोला राम क्या है? आपने बोला सर सजीव है। तो मैं बोलूंगा राम पे एपस्ट्रॉफी एस लगाया, राम्स काऊ, राम की गाय। कहेंगे सर ये लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। आपने बोला ये बिल्कुल सही लग रहा है और है भी। लेकिन पेन क्या है? नॉन लिविंग। तो क्या ऐसा लिखेंगे? पेन्स कलर, पेन की रंग, पेन का रंग। तो कहेंगे सर ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। तो यहां एक और हेडिंग बनाएंगे आप। इसका यूज हम कहां करते हैं? लिविंग थिंग्स के साथ, सजीव के साथ। लेकिन इसको हम नॉन लिविंग के साथ यूज कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मतलब निर्जीव के साथ, निर्जीव के साथ इसका यूज गलत होता है। तो यहां ऐसे लिख के यहां ऐसे क्रॉस का साइन लगाएंगे और यहां पे इसके सामने ऐसा टिक लगाएंगे, ठीक है? तो इससे क्या समझे कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ निर्जीव का यूज नहीं करते। तो पेन्स कलर लिखना गलत है। अब मैं आपसे पूछूंगा अगर आपसे कि यहां पे ट्री क्या है? ट्री मतलब पेड़। ट्री क्या है? पेड़। अब लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो आपने बोला कि सर ये लिविंग थिंग्स है। क्या बोला? लिविंग थिंग्स है। मैंने पूछा कैसे? आपने कहा सर हमारे साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि इनमें ग्रोथ होती है,
बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, भोजन बनाते हैं अपना, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आप साइंटिस्ट की दृष्टि से, मतलब साइंस की दृष्टि से देखें तो ये क्या लगेगा कि ये लिविंग थिंग्स है, मतलब ये सजीव हैं। लेकिन हम क्या साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। और इंग्लिश होती क्या है? एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या होती है? एक लैंग्वेज। तो एक बात ध्यान से सुनेंगे, जो चीज पढ़ते हैं दिमाग को वैसे सेट करते हैं। अगर एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज के तरीके से सोचना पड़ेगा हमें, ना कि साइंस के तरीके से आप सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? लैंग्वेज के तरीके से। कैसे? लैंग्वेज। अगर आप इसको लैंग्वेज के तरीके से सोचेंगे तो ये पता चलेगा कि लैंग्वेज में ट्री को, प्लांट्स को नॉन लिविंग माना गया है। क्या माना गया है? नॉन लिविंग माना गया है, समझे। यानी कि ट्री आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे, तो लैंग्वेज में इन्हें हम क्या मानेंगे? नॉन लिविंग मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिविंग नहीं माने जाएंगे। साइंस में है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में ये क्या है? नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कौन? ट्रीज एंड प्लांट्स। प्लांट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको लैंग्वेज में हम नॉन लिविंग मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की दृष्टि से इन्हें नॉन लिविंग मानेंगे, ठीक है। तो समझ पाए यहां पे? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आइए ना एक चीज और, यहां पे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। तो अब जो ना एपस्ट्रॉफी एस के यूज होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं होगा। अब लिविंग थिंग्स के लिए होगा तो मैं बोलूंगा क्या? राम्स कार इज, राम्स कार इज वेरी नाइस, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए यही लिख दे रहा हूं, सिंपल सा, ठीक है। राम्स कार इज वेरी नाइस। अब राम क्या है? लिविंग या नॉन लिविंग? आपने कहा सर लिविंग, तो लिविंग के साथ तो सही होता है एपस्ट्रॉफी एस, मैंने यूज कर लिया, आपने कहा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब ये जो एक नाउन आएगा, नाउन पे जो एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, मतलब एक नाउन आएगा, चलिए इसको हम बाद में बताते हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा राम्स कार इज वेरी नाइस, अगर क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि राम्स कार्स इज या आर वेरी नाइस। अब बताइए क्या ये कार्स लिखा जा सकता है यहां पे? आप कहें सर बिल्कुल हो सकता है। यहां राम की एक कार हो, यहां राम की कारें हैं, बहुत ज्यादा कार हैं, तो राम्स कार इज वेरी नाइस भी सही है। राम्स कार्स, जब यहां कार्स हुआ तो इज को यहां से हटाइए और आर को सही कीजिए, तो राम्स कार्स आर वेरी नाइस, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं लिखूं राम्स गोल्ड, गोल्ड समझते हैं सोना, राम्स गोल्ड वाज गिवन टू मी बाय सोहन। राम्स गोल्ड मतलब राम का कोई गोल्ड था उसके पास, तो राम की जो गोल्ड है वाज गिवन मतलब दिया गया, टू मी मतलब मुझे दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? बाय सोहन, मतलब सोहन ने राम के गोल्ड को पाया और ला करके मुझे दिया। तो राम्स गोल्ड वाज गिवन टू मी बाय सोहन। अब बताइए क्या राम्स गोल्ड, ये गोल्ड कौन से नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आपने बोला सर ये अनकाउंटेबल है। कौन से नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? कार्स कौन से नाउन है? काउंटेबल। और काउंटेबल में सिंगुलर या प्लूरल? तो आपने बोला सर ये है प्लूरल। ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आपने बोला सर काउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर या प्लूरल? आपने बोला सिंगुलर। यानी कि एक नाउन होगा, उस नाउन पे एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, उसके बाद एक नाउन आएगा, वो कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आपने बोला सर ये और ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल आ सकता है, सही है, मतलब ये सेंटेंस सही है ना, सब सही है तो आ सकता है ये।
फिर बोला कि सर लेकिन गोल्ड तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब कि उस नाउन, अगर एक नाउन होगा, नाउन पे एपॉस्ट्रोफी एस होगा, उसके बाद अनकाउंटेबल भी आ सकता है, मतलब काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है, ठीक है। और काउंटेबल में सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? 3 एग्जांपल से क्या कि एक नाउन, नाउन पे एपॉस्ट्रोफी एस, उसके बाद जो नाउन आएंगे वो काउंटेबल, वो क्या हो सकते हैं? काउंटेबल, या हो सकते हैं अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल भी आए तो काउंटेबल में सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, यानी कि उस नाउन की पोजीशन सिंगुलर भी हो सकती है, उस नाउन की पोजीशन प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि इस नाउन की एक कार है, मतलब राम की यहाँ एक कार है, यहाँ राम की एक से ज्यादा कार है, और यहाँ राम के पास गोल्ड है, और गोल्ड को तो हम काउंट करते नहीं हैं। तो क्या यहाँ क्या सीखने को मिला कि एक नाउन, अब इसको हम समझाते हैं ऐसे मिटा करके, ठीक है, यहां से समझाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब इस चीज को ना हम यहां समझाते हैं कि एक नाउन आएगा, क्या आएगा? एक नाउन, नाउन पे क्या लगा होगा? एपॉस्ट्रोफी एस, उसके बाद उस नाउन की पोजीशन आएगी, क्या? पोजीशन, मतलब जिस चीज पे इस नाउन का अधिकार होगा उसको इस चीज का पोजीशन कहते हैं, तो इसकी पोजीशन आएगी। यहां तक तो समझ पा रहे होंगे। अब ये जो पोजीशन आएगी ये क्या आएगी? काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो आप बोलेंगे कि सर ये काउंटेबल भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल से आप समझे हैं, कार या कार्स दोनों आ सकते हैं, मतलब दोनों काउंटेबल थे। और यहां पे आपने समझा गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आपने क्या समझा? काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी पोजीशन हो सकती है। मतलब एक नाउन होगा, नाउन पे एपॉस्ट्रोफी एस होगा, उसके बाद जो उसकी पोजीशन आएगी वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है। अगर ये काउंटेबल हुआ तो मैं आपसे पूछूं कि ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल, क्योंकि काउंटेबल के ही तो सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, अनकाउंटेबल तो ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल के बनते हैं। तो मैं पूछूंगा कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो आप बोलेंगे सर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे ये आप लिखे थे कार और लिखे थे कार्स, लिखे थे। अब इसी के आधार पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चंस कहां पूछूं? नीचे पूछ लूं क्या? चलिए नीचे ही पूछ लेते हैं। यहां पे जैसे बोलेंगे राम्स फादर या फादर्स इज या आर, राम्स फादर इज या आर, यहां लिखेंगे डॉक्टर या डॉक्टर्स। अब बताएंगे कि राम के जो फादर्स हैं तो प्लूरल हुआ। अच्छा चलिए इसको ना ऐसे और बना देते हैं, फादर लिखेंगे या फादर्स लिखेंगे। अब बताइए, ऑप्शन आपके पास हो गए कि राम्स फादर्स होगा या राम्स फादर होगा। तो आप बोलेंगे सर इसकी जो पोजीशन आएगी वो काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकती है, काउंटेबल में सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकती है। तो आप फादर्स लिखिए चाहे फादर, दोनों सही है। मैं कहूंगा दोनों कैसे सही है? राम्स फादर्स, राम के पिता, फादर्स मतलब बहुत सारे पिता हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या किसी के एक से ज्यादा पिता होते हैं क्या? बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके एक से ज्यादा पापा हैं? भाई किसी के भी पापा तो एक ही होते हैं ना। तो राम्स फादर्स, क्या आप बोलना सही समझ रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको एक गाली हो जाएगी कि राम्स फादर्स, अरे राम के कितने फादर हैं? भाई तो गलत है, तो ये ऐसा गलत हो जाएगा। यहां फादर ही सही होगा कि राम्स फादर सही है। क्यों? क्योंकि किसी के भी फादर एक ही होते हैं, फादर एक से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। और जिसके एक से ज्यादा फादर होने लग जाते हैं उस इंसान को बास्टर्ड कहते हैं इंग्लिश में, जो कि एक गाली है, आप जानते होंगे। तो क्या किसी को आप बास्टर्ड बना दिए तो उसको गाली नहीं दे दिए? उसके बहुत सारे पापा बता दिए आपके, तुम्हारे सब पापा हैं। बताइए, तो राम्स फादर्स गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि किसी इंसान के भी, किसी के भी फादर्स नहीं होते हैं, फादर होते हैं एक से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है।
तो राम्स फादर। अब ये सिंगुलर हुआ तो यहाँ इज होगा या आर? आप बोलेंगे सर अब समझ में आया कि इज होगा, आर यहाँ से गायब। और जब यहाँ इज हुआ तो यहाँ डॉक्टर हो गया, डॉक्टर्स। तो आपने बोला सर डॉक्टर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, डॉक्टर होगा। लेकिन जब ये एक है और ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तब इसके पहले तो हमें आर्टिकल्स कुछ ना कुछ लगाने पड़ेंगे ना, तो अ लगाएंगे। तो बोलेंगे राम्स फादर इज अ डॉक्टर, राम के पिताजी एक डॉक्टर हैं। अब आप कुछ समझें क्या कि नाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस रहेगा, उसकी एक पोजीशन आएगी, वो पोजीशन काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकती है। अगर वो काउंटेबल हुई तो सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस के आधार पर अब देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिंगुलर भी आया सही, प्लूरल भी आया सही, उस हिसाब से तो आप इसे सही कर जाएंगे और अनर्थ कर जाएंगे। सही करके अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ का मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, कि राम के बहुत सारे पापा बना दिए। तो इसका मतलब यहाँ सिंगुलर या प्लूरल में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या? अब देखना पड़ेगा कि राम के पिता एक हैं या एक से ज्यादा। तो भाई किसी के भी फादर एक ही होते हैं, तो लॉजिक सी बात है कि फादर यूज कीजिए, फादर्स नहीं। फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप सोचिए कि आपके फादर कौन कौन हैं। तो आप बोलेंगे नहीं मेरे फादर तो एक ही है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? तो जब आपको लग रहा है कि एक ही है तो ऐसे ही सबके एक ही फादर होते हैं ना। यहाँ फादर लिखेंगे, फादर्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कि सिंगुलर प्लूरल तो आ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस समझना पड़ेगा कि सेंटेंस के मीनिंग के आधार पे वहां सिंगुलर हो गया प्लूरल। तब इस नीचे वाले एग्जांपल को मैं यहां से इरेज करता हूं और आपको एक और चीज यहां पे ऐड करता हूं। क्या समझे? क्या समझे? समझे ये ना कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी हो सकती है। काउंटेबल का मतलब सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन सिंगुलर चाहे प्लूरल जो भी हो यहां पे ऐसे, लेकिन यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस या मीनिंग। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग मतलब मीनिंग के आधार पे अब समझना पड़ेगा कि वहां सिंगुलर सही होगा या प्लूरल, दोनों हो सकता है, पर हर सेंटेंस में कुछ भी हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये बातें समझ में आई? अब आपको आ गई होगी। और हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और फिर एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहां पे मैं एक और सेंटेंस लिख दे रहा हूं, जैसे राम्स वाइफ। अब वाइफ का प्लूरल क्या होता है? वाइफ्स। अब यहां इज या आर अ टीचर या टीचर्स। हाँ बताइए, राम्स वाइफ या राम्स वाइफ्स कौन होगा इन दोनों में से? यहां से कौन होगा और यहां से भी आप बताएंगे कि कौन होगा। ठीक है? तो राम की एक वाइफ या ज्यादा वाइफ? तो भाई किसी की भी वाइफ एक ही होती है तो एक वाइफ। वाइफ तो गलत हुआ। अब कहेंगे सर क्या पता उसकी एक से ज्यादा वाइफ हो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहां पे सब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश पढ़ने के टाइम पे हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना है। नॉर्मली सोचा जाए तो किसी की एक ही वाइफ होती है। हाँ एक आध एक्सेप्शन में मिल सकते हैं कि जिनके एक से ज्यादा हो, वहां के लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो कंडीशन लिख करके कहीं ना कहीं देगा कि इस सिचुएशन में इनकी एक से ज्यादा वाइफ है, लेकिन कहीं उसका जिक्र किया है नहीं। तो आप जनरल क्यों नहीं सोच रहे हैं? जनरल सोचेंगे तो एक वाइफ, वाइफ्स को गलत, और एक वाइफ है तो इज सही आर गलत। जब इज सही तो अ डॉक्टर सही, और डॉक्टर नहीं ना टीचर है ना, टीचर सही टीचर से गलत। क्या ये बातें समझ में आई? तो आई होप कि यहां तक बातें आप समझ पा रहे होंगे। समझ रहे हैं? अब आते हैं एक स्टेप और आगे। ठीक है? और देखते हैं वो स्टेप क्या है हमारा। आइए बात करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है? देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है जिसे हम बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कंसेप्ट नंबर 2। क्या बोल सकते हैं? कंसेप्ट नंबर 2। अब कंसेप्ट नंबर 2 में क्या सीखेंगे कि जो एपोस्ट्रॉफी एस होता है ना, इसका यूज हम कहां नहीं कर सकते। मतलब कहां केवल एपोस्ट्रॉफी करेंगे एस गलत होगा। तो इसका मतलब टू अवॉइड हिसिंग साउंड,
टू अवॉइड हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब समझ रहे हैं, जो सांप की तरफ फुफकारने की आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस में से केवल एस को मतलब केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करना होता है, एस को हटाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिखा किसी का नाम है पारस, क्या नाम है किसी का? पारस, लास्ट में स आ रहा है ना, पारस आ रहा है। अब इस पे आप फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और लिखेंगे कार, पारस की कार। तो आप बताइए क्या इसको आप बोल पाएंगे? ऐसे पारस, यहीं पे स आ रहा है, तो फिर इसको कैसे बोलेंगे? पारस, नहीं बोल पाएंगे। कैसे बोल पाएंगे? आप इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कभी भी कोई नाम है जिनके लास्ट में ऐसा मतलब साउंड आए, ठीक है, तो उसमें से एस को यहां से हटा करके केवल एपोस्ट्रोफी से काम चलाया जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पारस कार। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर ऐसे मान लीजिए किसी का नाम है लोकेश। अब देखिए स, लोकेश ऐसे, फिर इस पे लगाए एपोस्ट्रोफी एस, तो क्या आप बोल पाएंगे? लोकेश कार। तो यहां से भी इसको काट देंगे, ठीक है। महेश, श नहीं बोल पाएंगे। तो जब भी लास्ट में स जैसा साउंड है तो वहां से क्या करते हैं हम? एपोस्ट्रोफी एस को में से, एपोस्ट्रोफी एस में से केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं और एस को यहां से रिमूव करते हैं। ऐसे महेश हो गया, रमेश, क्या हुआ? रमेश कार। अब बताइए यहां बोल पाएंगे? नहीं। दिनेश बोल पाएंगे? नहीं। तो क्या समझे कि ऐसे कुछ ऐसे भी नेम होते हैं जिनके लास्ट में स जैसा साउंड आता है, जिस और उनके साथ ही एपोस्ट्रोफी एस में का स मिलकर हिसिंग साउंड बनने लगता है। इसका प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट होने लगता है, बोल ही नहीं पाएंगे। इस वजह से इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखते हुए एस को हटा देना पड़ता है, वहां केवल एपोस्ट्रोफी एस से काम चलाना पड़ता है। तो आपको क्या सीखने को मिला कि एपोस्ट्रोफी ना मतलब पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ऑफ का भी यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जहां हिसिंग साउंड होने लग जाए वहां केवल एस से काम चलाते हैं। एस से नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी से काम चलाते हैं, एस गलत होता है। तो आई होप कि आप ये मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है, तो इसको मैं अब यहीं पे क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा। इसके आगे वाले कंसेप्ट को हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखते रहें और एंजॉय करें।